विशेषज्ञों की राय। नॉर्मली हम अगर बात करें तो राय का एविडेंस में कोई स्थान नहीं है जनरली, क्योंकि साक्षियों को साक्ष्य बताना होता है, राय नहीं। राय बनाने का काम कोर्ट का होता है, राय बनाने का काम कोर्ट का होता है। साक्षियों को तथ्य बताने होते हैं, राय नहीं। कौन से तथ्य? वे तथ्य जिनको उन्होंने देखा, सुना, महसूस किया। वे तथ्य जिनको उन्होंने देखा, सुना या महसूस किया। इसलिए, लेकिन फिर भी यहां एक्सपर्ट की ओपिनियन दे रखी है। क्यों? अब बताएं, आवाज का क्या है? देख लें, एक बार चेक कर लें। ओके, सही आ रही है आवाज? तो चलो शुरू से बता देता हूं। आज हम एक्सपर्ट की ओपिनियन के बारे में पढ़ेंगे कि ओपिनियन साक्षियों को तथ्य बताने होते हैं, राय नहीं। क्योंकि राय बनाने का जो कार्य है वह कोर्ट का होता है। और कौन से फैक्ट्स हैं जो साक्षियों को बताने होते हैं? वे फैक्ट्स जिनको उन्होंने देखा, सुना, महसूस किया। देखा, सुना या महसूस किया। इसके अलावा कभी भी राय, जनरली राय रेलेवेंट नहीं होती, क्योंकि राय बनाने का काम कोर्ट का होता है। लेकिन फिर भी यहां राय को रिलेवेंट, यानी ओपिनियन को रेलेवेंट माना गया है। तो ओपिनियन कब रेलेवेंट होगी और क्यों इसको रेलेवेंट माना है, इसका एक कारण है। न्यायाधीश का कर्तव्य है कि वह ओपिनियन दे। न्यायाधीश का कर्तव्य होता है कि वह ओपिनियन दे, लेकिन हर फील्ड में वह एक्सपर्ट हो, ऐसा नहीं हो सकता। एक मजिस्ट्रेट हर फील्ड में एक्सपर्ट हो, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए वह अपनी सहायता के लिए किन्हीं पॉइंट्स पर एक्सपर्ट की राय ले सकता है। जिन चीजों का नॉलेज या जिन मामलों में मजिस्ट्रेट को नॉलेज तो होता है, लेकिन वो उसका एक्सपर्ट नहीं हो सकता, और उसे लगता है कि नहीं, एक्सपर्ट की राय मुझे लेनी चाहिए। या हम कह सकते हैं कि वे कुछ फैक्ट्स हैं जिनके मामले में हमेशा एक्सपर्ट बहुत अच्छा एक्सप्लेन करता है, और उन फैक्ट्स को स्वीकार करने से पहले उनके मामले में एक्सपर्ट की राय लेने के हिसाब से ही, यानी उनकी नीड के अनुसार ही यहाँ ओपिनियन को रेलेवेंट माना गया है। क्लियर? उदाहरण के तौर पर, किसी व्यक्ति को चोट लगी हुई थी, मामला कोर्ट में चल रहा था। अब चोट की प्रकृति क्या है, चोट की प्रकृति क्या हो सकती है, किस टाइप की चोट थी, किस टाइप के हथियार से चोट दी गई, इन सब के मामले में एक मजिस्ट्रेट राय बनाए। उससे अच्छी राय तब बनती है उसकी जब एक्सपर्ट की, यानी एक डॉक्टर की ओपिनियन आ जाती है। और एक डॉक्टर की ओपिनियन आने के बाद ये क्लियर हो जाता है हाँ कि किस हिसाब से चोट मारी गई थी, चोट की क्या नेचर है, और किस टाइप के वेपन से चोट कारित की गई थी। क्लियर?
राय का जो ओपिनियन का जो एविडेंस है ये संपोषक साक्ष्य है, कॉर्पोरेटिव एविडेंस है, ये हमेशा ध्यान रखना, इसकी संपुष्टि होना आवश्यक है। क्लियर? चलते हैं सेक्शन 45, एक्सपर्ट्स ओपिनियन। एक्सपर्ट्स ओपिनियन, opinion of third person when relevant, chapter opinion of the third person when relevant, अन्य व्यक्तियों की राय कब सुसंगत होती है। opinion of experts when the court has to form an opinion upon a point of the foreign law। इनको अंडरलाइन कर लेना, 5 सब्जेक्ट हैं और पांचों सब्जेक्ट एज ए टीज याद होने चाहिए। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एक को मिस कर दिया जाता है या कुछ अदरवाइज जोड़ दिया जाता है, इसलिए पांचों जो पॉइंट हैं, सबसे पहली है फॉरेन लॉ और साइंस और आर्ट, और एज टू आइडेंटिटी ऑफ हैंड राइटिंग और फिंगर इम्प्रेशन, द ओपिनियन अपॉन द पॉइंट ऑफ पर्सन especially skilled in such foreign law, science or art, or in question as to identity of handwriting or finger impression are relevant fact, such person are called expert। विशेषज्ञों की राय जबकि न्यायालय को विदेशी विधि, विज्ञान या कला की किसी बात पर या हस्तलेख या अंगुल चिन्हों की अनन्यता के बारे में, अनन्यता होती है पहचान, आइडेंटिफिकेशन, अनन्यता के बारे में राय बनानी हो तो तब उस बात पर ऐसी विदेशी विधि, विज्ञान या कला में या हस्तलेख या अंगुल चिन्हों की अनन्यता विषयक प्रश्नों में विशेष कुशल व्यक्तियों की राय सुसंगत है, ऐसे व्यक्ति विशेषज्ञ कहलाते हैं। क्लियर? अब देखते हैं, इसमें एक एक चीज क्लियर करते हैं। एक्ट की लैंग्वेज मैंने पढ़ दी है। सबसे पहले हम एक्सपर्ट किसे माने। बहुत बार ये क्वेश्चन अराइज होता है कि एक्सपर्ट किसे माने। क्या वही व्यक्ति एक्सपर्ट है जिसने डिग्री या डिप्लोमा या और कोई या अन्य कोई जो भी डिग्री से सेपरेट और डिप्लोमा ये ले रखा है, क्या वही एक्सपर्ट है? या वह व्यक्ति भी एक्सपर्ट है जिसने एक लंबे प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस के आधार पर अपने आप को उस विषय के लिए एक्सपर्ट बनाया है। तो सबसे पहली चीज है कि विशेषज्ञ हम किसे कहेंगे। बालकृष्ण वर्सेस राधा देवी व अन्य, केस लिख लें, बालकृष्ण वर्सेस राधा देवी व अन्य, AIR 1989 इलाहाबाद 133। बालकृष्ण वर्सेस राधा देवी एंड अदर, AIR 1989 इलाहाबाद 133। एक्सपर्ट किसे कहेंगे उसके बारे में बता रखा है। वह व्यक्ति जिसने अपनी ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस के आधार पर एक ओपिनियन देने की एबिलिटी हासिल की है। वह व्यक्ति जिसने अपनी ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस के आधार पर ओपिनियन देने की एबिलिटी धारण की है, एक्सपर्ट कहलाता है। क्योंकि एक्सपर्ट का जो एविडेंस है वो उसकी विशेषज्ञता और एक्सपीरियंस के बेस पर ही आधारित होता है। क्लियर? लिख लें, इंपॉर्टेंट केस है, लीडिंग केस है ये। बलदेव राज वर्सेस उर्मिला कुमारी,
बलदेव राज वर्सेस उर्मिला कुमारी, AIR 1979 सुप्रीम कोर्ट। बलदेव राज वर्सेस उर्मिला कुमारी, AIR 1979 सुप्रीम कोर्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लीडिंग केस है हिंदू लॉ, और यहाँ हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग और यहाँ दोनों में इंपॉर्टेंट केस है ये। बच्चा पैदा कराने वाली दाई भी अनुभव के आधार पर विशेषज्ञ मानी जाएगी, चाहे उसके पास डिग्री न हो। इस केस के फैक्ट्स बता देता हूं आपको तो क्लियर हो जाएगा। यहां बलदेव का विवाह उर्मिला कुमारी से होता है और कुछ दिन बाद ही, शादी के महीने बाद ही, वह एक वाद लेकर आता है कि यह मेरे अलावा किसी अन्य पुरुष से, जब मैंने इससे शादी की थी उससे पूर्व ही किसी अन्य व्यक्ति के साथ रहकर प्रेग्नेंट थी। उसमें डॉक्टर दलजीत थी। डॉक्टर दलजीत ढिल्लों ने उसका परीक्षण किया था और परीक्षण में उसने ओपिनियन दी थी। उसने ओपिनियन दी थी कि इसके यूट्रस में इस समय 2 से 2.5 महीने का बच्चा है, जबकि उनकी शादी को उस समय 1.5 महीना बीता था। उसने अपनी राय में एक बात लिखी थी कि यूट्रस वाज 2 फिंगर अबाउ द सिम्फाइसिस प्यूबिक पर एब्डोमेन, यानी गर्भाशय सिम्फाइसिस प्यूबिक पेट के 2 उंगल ऊपर था। और इस आधार पर उसने एक आइडिया दिया था कि ये 2 से 2.5 महीने की प्रेग्नेंट हो सकती है, इससे कम की नहीं। लेकिन जब एग्जामिन किया गया कोर्ट में, कोर्ट में पूनम ढिल्लों को एग्जामिन किया गया तो उससे एक क्वेश्चन पूछा गया कि क्या वह गायकोनोलॉजिस्ट है, तो उसने कहा नहीं, वह गायकोनोलॉजिस्ट नहीं है, बल्कि वह एक सर्जन है। डॉक्टर दलजीत ढिल्लों से सवाल पूछा गया कि क्या वह गायकोनोलॉजिस्ट है, तो उसने कहा नहीं, वह गायनोलॉजिस्ट नहीं है, वह एक सिविल सर्जन है। इस आधार पर उच्च न्यायालय ने उसे एक्सपर्ट नहीं माना और उसकी राय को खारिज कर दिया। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में इसकी अपील हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डॉक्टर ने जो ओपिनियन दी थी और उसके आधार पर उन्होंने जो डेट डिसाइड की थी उसी के आसपास डिलीवरी का होना यह दर्शाता है कि उन्हें गायनो का नॉलेज था। बेशक उनके पास गायनो की डिग्री नहीं थी, लेकिन उन्हें गायनो का नॉलेज था। और जिस व्यक्ति के पास नॉलेज है तो वह नॉलेज के आधार पर भी एक्सपर्ट माना जाएगा। और एक्सपर्ट होने के लिए कोई विशेष डिग्री या डिप्लोमा होने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो सिर्फ उस फील्ड में उसके नॉलेज की। नॉलेज कहाँ से आएगा? एक लंबी ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस, ये दोनों मायने रखते हैं इसमें। क्लियर? बीपी सैयद महमूद वर्सेस एडिशनल कस्टम कलेक्टर कालीकट। बीपी सैयद महमूद वर्सेस एडिशनल कस्टम कलेक्टर कालीकट। और दूसरा केस है अब्दुल रहमान वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। कोई धातु का टुकड़ा गोल्ड है या नहीं, इस मामले में सुनार की राय रेलेवेंट है और सुनार को यहाँ एक्सपर्ट माना गया है। वह व्यक्ति जो गोल्ड का काम करता है उसे यहाँ एक्सपर्ट माना गया है। क्लियर?
कानपुर विश्वविद्यालय वर्सेस समीर गुप्ता एवं अन्य 1983 सुप्रीम कोर्ट। कानपुर यूनिवर्सिटी वर्सेस समीर गुप्ता एंड अदर 1983 सुप्रीम कोर्ट। एक स्टूडेंट को भी सेक्शन 45 के लिए सेक्शन 45 के अंतर्गत एक्सपर्ट माना जा सकता है। कानपुर यूनिवर्सिटी वर्सेस समीर गुप्ता एंड अदर 1983 सुप्रीम कोर्ट। और इससे पहले था बीपी सैयद महमूद वर्सेस एडिशनल कस्टम कलेक्टर कालीकट। एक केस और है, श्री चंद बन्ना वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। श्री चंद बन्ना वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। आबकारी निरीक्षक आबकारी के मामलों में विशेषज्ञ होता है। आबकारी निरीक्षक आबकारी के मामलों में विशेषज्ञ होता है। अब क्वेश्चन आता है कि अगर कोर्ट एक विशेषज्ञ की राय से संतुष्ट नहीं हो तो क्या वह दूसरे एक्सपर्ट की सलाह ले सकता है? अब हमारे सामने क्वेश्चन ये है कि कोर्ट जब एक एक्सपर्ट की सलाह से संतुष्ट नहीं हो तो क्या वह दूसरे एक्सपर्ट की सलाह ले सकता है? जी हाँ, इसका आंसर यही होगा कि एक दूसरे एक्सपर्ट की सलाह ले सकता है। यदि न्यायालय हैदर वर्सेस गोविंद कुट्टी के मामले में कहा गया है कि यदि न्यायालय एक विशेषज्ञ की राय से संतुष्ट नहीं है तो वह दूसरे एक्सपर्ट की राय ले सकता है। अब अपन बात करते हैं, एक एक मामले को सेपरेट लेते हैं। कौन कौन से मामले हैं जिनमें विशेषज्ञ की राय रेलेवेंट होती है अकॉर्डिंग टू एविडेंस एक्ट? सबसे पहला है फॉरेन लॉ, विदेशी विधि। जहां न्यायालय को विदेशी विधि के बारे में राय बनानी हो तो वह एक एक्सपर्ट की सलाह ले सकता है। और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट केस है जो कि 392 आईपीसी को भी कवर करता है। एक केस है रणजीत डी उड़ेसी वर्सेस महाराष्ट्र राज्य। बहुत इंपॉर्टेंट केस है रणजीत डी उड़ेसी वर्सेस महाराष्ट्र राज्य, जो कि सेक्शन 292 आईपीसी को भी कवर करता है। यह विदेशी विधि से संबंधित क्वेश्चन था यहाँ, और वहां था ऑप्शन से संबंधित। किसी व्यक्ति के पास ऑप्शन साहित्य मिला था, उस मामले को लेकर बहुत सी चीजें आई थी, तो वही केस है रणजीत डी उड़ेसी वर्सेस महाराष्ट्र राज्य। और तीसरा टॉर्ट में भी कवर करता है ये। दूसरा है विज्ञान या कला। 5 सब्जेक्ट हैं जहां एक्सपर्ट की राय रेलेवेंट मानी है। पहली है विदेशी विधि, दूसरी है विज्ञान या कला, साइंस और आर्ट, तीसरी हस्तलेख या अंगुल चिन्हों की पहचान, हस्तलेख या अंगुल चिन्हों की पहचान। क्लियर? तो इसमें विशेष कुशल व्यक्तियों की राय, ऐसे पर्सन की राय जो विशेष एक्सपर्ट है उस मामले में, स्पेशली स्किल्ड पर्सन। ओके, क्लियर है सेक्शन 45। बहुत केस हैं, बाकी इसमें आप देख लेना एक बार, मैंने लिखवा भी दिए हैं।
एक केस और लिख लें, शशि कुमार वर्सेस सुबोध कुमार, AIR 1964 सुप्रीम कोर्ट 529। हस्तलेख विशेषज्ञ की राय ग्राह्य होने के लिए हमेशा उसकी संपुष्टि होना, कॉर्पोरेट होना आवश्यक है। ओपिनियन, मैंने पहले भी कहा था ये कि ओपिनियन संपोषक साक्ष्य है, कॉर्पोरेट करना बहुत जरूरी है। इसके इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। The question is whether the death of A was caused by poison. The opinion of expert as to the symptoms produced by the poison by which A supported to the have died are relevant. प्रश्न यह है कि क्या के की मृत्यु विष द्वारा कारित हुई। यहाँ एक क्वेश्चन अराइज हुआ कोर्ट के सामने कि क्या ए की डेथ एक पॉइजन द्वारा कारित की गई है। अब जिस पॉइजन के बारे में अनुमान लगाया गया कि ये पॉइजन दिया गया होगा, पर्टिकुलर पॉइजन था कि ये दिया गया होगा, तो उसके देने से जो लक्षण और लोगों में पैदा हुए थे, उस विष से पैदा हुए लक्षणों के बारे में एक्सपर्ट की राय, एक्सपर्ट ये बताता है साहब ये जो इस टाइप का विष है ये दिया जाता है तो उसके बाद ये सिम्टम्स आते हैं, उन सिम्टम्स के लिए एक्सपर्ट की राय यहां रेलेवेंट है। क्लियर। यहां एक्सपर्ट की राय रेलेवेंट है। क्लियर। देखो, कॉर्पोरेटिव एविडेंस का मतलब होता है कि अपने आप में सारभूत साक्ष्य नहीं है, केवल एक्सपर्ट की राय के आधार पर किसी व्यक्ति को कन्विक्ट नहीं किया जाता, बल्कि अन्य साक्ष्यों से उसकी संपुष्टि होना आवश्यक है। अन्य कोई भी पर्सन हो सकता है जिसकी साक्ष्य ये पुष्टि करे कि हाँ इसे पॉइजन देते मैंने देखा, या एक शॉपकीपर ये कह सकता है कि हाँ मेरे से ये पॉइजन खरीदा गया था। एक इधर शॉपकीपर की एविडेंस आ रही है कि मुझसे ये पॉइजन, एक पर्टिकुलर पॉइजन खरीदा गया था, उधर एक्सपर्ट की ओपिनियन आ रही है कि इस पर्टिकुलर पॉइजन के द्वारा ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। तीसरी एविडेंस उसके घर वालों की आ रही है कि साहब विष लेने, पॉइजन देने के पॉइजन मतलब कि इसके डेथ होने से पहले इस व्यक्ति में ये सिम्टम्स आए थे। तो तीनों राय एक ही तरफ इंडिकेशन कर रही हैं। इट मीन ये एक दूसरे का कॉर्पोरेट कर रही हैं। क्लियर। ओके, कॉर्पोरेट किस टाइप से होता है ये आप लोगों को बता रहा हूं कि विशेषज्ञ की राय के आधार पर केवल अभियुक्त को कन्विक्ट नहीं कर सकते या मामला डिसाइड नहीं कर सकते, अन्य साक्ष्यों से उसकी संपुष्टि यानी कॉर्पोरेट होना बहुत आवश्यक है। वो किस टाइप में होगा ये आप लोगों को मैंने बता दिया। क्लियर। एग्जाम्पल पे तीनों चीजें आपको समझा दी हैं। जहां प्रश्न ये है कि क्या कैक की मृत्यु विष द्वारा कारित हुई, और जिस विष के बारे में अनुमान है कि कैक की मृत्यु हुई है उस विष से पैदा हुए लक्षणों के बारे में विशेषज्ञों की राय सुसंगत है। अब विशेषज्ञ की राय क्या आ रही है कि पर्टिकुलर पॉइजन्स के ये सिम्टम्स आते हैं, पर्टिकुलर जो पॉइजन है उसके ये सिम्टम्स आते हैं। इधर घर वालों की साक्ष्य, कोई भी उसके घर का पर्सन है उसकी एविडेंस आ रही है साहब मरने से पहले इसके अंदर ये सिम्टम्स आ रहे थे, सेम वही सिम्टम्स जो कि एक एक्सपर्ट ने बताए हैं। तीसरी चीज, एक शॉपकीपर जो कि इसका व्यापार करता है वह साक्ष्य देता है कि पर्टिकुलर बंदे ने मेरे से ये पर्टिकुलर पॉइजन खरीदा था। तीनों चीजों एक दूसरे की संपुष्टि कर रही हैं। ओके।
बी। द क्वेश्चन इज वेदर ए एट द टाइम ऑफ डूइंग ए सर्टेन एक्ट was by reason of unsoundness of mind incapable of knowing the nature of the act that he was doing was either wrong or contrary to law। प्रश्न यह है कि क्या अमुक कार्य करने के समय चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है जानने में असमर्थ था। इस प्रश्न पर विशेषज्ञों की राय सुसंगत है कि कैद द्वारा प्रदर्शित लक्षणों से चित्त विकृति सामान्यतः दर्शित होती है तथा क्या ऐसी चित्त विकृति लोगों को उन कार्यों की प्रकृति जिन्हें वे करते हैं या कि वह कि जो कुछ वे कर रहे हैं या तो दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है जानने में प्राय असमर्थ बना देती है। यहाँ एक क्वेश्चन था कि एन ने जो ऑफेंस किया वह इस कारण किया कि वह चित्त विकृति के कारण यह नहीं जान सकता था कि वह ऑफेंस है। उस मामले में एक एक्सपर्ट की राय कि वाकई इसके जो सिम्टम्स आ रहे हैं उनसे ये लगता है कि ये चित्त विकृत है और इसकी चित्त विकृति इतनी अधिक है कि वास्तव में ये नहीं जान सकता कि जो कार्य यह कर रहा है वह एक ऑफेंस है या विधि के प्रतिकूल है। क्लियर? द क्वेश्चन इज वेदर इज सर्टेन documents was written by a another documents is produced which is proved a admitted to have been written by a the opinion of experts on the question whether the two documents were written by the same person or by identified person are relevant or different person was relevant। प्रश्न यह है कि क्या अमुक दस्तावेज के द्वारा लिखी गई है, एक अन्य दस्तावेज पेश की जाती है जिसका के द्वारा लिखा जाना साबित होता है या स्वीकृत है। इस प्रश्न पर विशेषज्ञों की राय कि दोनों दस्तावेज एक ही व्यक्ति द्वारा या विभिन्न व्यक्तियों द्वारा लिखी गई हैं सुसंगत हैं। यहाँ एक क्वेश्चन है कोर्ट के सामने कि कोई डॉक्यूमेंट्स है क्या वह ए द्वारा लिखी गई है। ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट्स जो कि प्रूव की जा चुकी है कि वह ए द्वारा ही लिखी गई है, उससे उसका मिलान कर लो। मिलान कौन करेगा? उनको ये डिफरेंट पर्सन द्वारा लिखी गई है एक पर्सन द्वारा, ये हैंडराइटिंग एक्सपर्ट देखेगा और हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की राय कि वह एक ही पर्सन द्वारा लिखी गई है या अलग अलग पर्सन द्वारा, ये रेलेवेंट फैक्ट है। ओके, क्लियर? तो एक्सपर्ट की ओपिनियन क्लियर हो गई। कोई डाउट हो तो बता दें। सेक्शन 45A और देख लो इसके साथ ही। ओपिनियन ऑफ एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस व्हेन द प्रोसीडिंग द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑन एनी मैटर रिलेटिंग टू एनी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड और stored in any computer resource or any other electronic or digital form. The opinion of the examiner of electronic evidence referred to the section 79A of the Information Technology Act 2021 of 2000 is a relevant fact. Explanation for the purpose of this section, an examiner of electronic evidence shall be an expert. इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक की राय जब न्यायालय को किसी कार्रवाई में किसी कंप्यूटर साधन या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक या अंकीय रूप से पारित या भंडारित किसी सूचना से संबंधित किसी विषय पर कोई राय बनानी है, तब सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 79A में निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक की राय सुसंगत तथ्य है। जहाँ न्यायालय को यह राय बनानी है कि कोई मैटर किस व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे को भेजा गया है या भंडारित किया गया है या रखा गया है, तो वह किसका हो सकता है, क्या है। इस मामले में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का परीक्षक जिसको कि 79A
सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम में डिफाइन कर रखा है, उसकी ओपिनियन रिलेवेंट है। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन कंप्लीट होता है। अब कोई किसी की कोई क्वेरी हो तो क्लियर कर सकता है। कोई क्वेश्चन, एनी डाउट?